हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसके कुछ एप्लीकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। अभी तक आपने पढ़ा है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ में। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है आप समझिएगा ध्यान से। सपोज कीजिए ये हमारा एक सरफेस है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगा रहे हैं, अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा, क्या हम जो फोर्स लगा रहे हैं इससे हाथ में कोई मूवमेंट आ रही है? नहीं आ रही है। हम फोर्स तो लगा रहे हैं, फिर मूवमेंट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जितना फोर्स हम लगा रहे हैं सेम फोर्स उतना ही, जितना फोर्स ये पेन के थ्रू हम इस पर लगा रहे हैं, सेम फोर्स ये हमारा जो सरफेस है ये भी पेन के ऊपर लगाता है, सेम फोर्स लगाता है। मतलब जितना ये एक्शन देगा उतना ही इसे रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, लेकिन देखिए एक्शन जो ये यूज दे रहा है किस डायरेक्शन में दे रहा है? वो दे रहा है इधर से इस तरफ, लेकिन इसे जो रिएक्शन मिलेगा वो क्या होगा? इस तरफ रिएक्शन, मतलब इसे जो रोका जा रहा है, रोकने वाला फोर्स अभी आप इसको समझ सकते हैं, वो इस डायरेक्शन में मिल रहा है। मतलब जितना इसने एक्शन दिया उतना इसको रिएक्शन मिल गया, सो देयर इज नो मोशन, है ना? समझ रहे इस बात को? इस कंडीशन में क्या हुआ? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है हमें एवरी एक्शन हैज इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब मतलब समझने की बात है, जो हम फोर्स लगाते हैं जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना फोर्स ये भी उसके ऊपर लगाएगा, लेकिन एक फोर्स इधर लगेगा एक तरफ, एक फोर्स इधर लगेगा। मतलब जितना हम एक्शन लगाएंगे उतना ही हमें रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, सपोज कीजिए इसको समझते हम लोग इस तरह से कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। ए है, दोनों क्या होता है कुछ समय, कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आता। मतलब कांटेक्ट में आने का मतलब ये है कि दोनों जो है एक दूसरे पर कुछ फोर्स लगाता है। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है। ए जो है बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है और बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो सपोज कर लीजिए एफ ए बी इज द फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ए पर जो फोर्स लग रहा है बी के द्वारा, और सिमिलरली एफ बी ए हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। लेकिन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हम लोग इसको वेक्टर सिंबल में लेकर के चलेंगे। अब देखिए जब आप किसी पर फोर्स लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या होता है कि उस पर जो है वेलोसिटी वगैरह कुछ चेंज होगा या चेंज होने की कोशिश करेगा वो। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसमें चेंज इन मोमेंटम इन ये जो फोर्स लगा ये टी टाइम तक लगा। कितने टाइम तक लगा? ये टी टाइम तक। और अच्छे से जब टाइम को बहुत स्मॉल लें तो हम लोग कह सकते हैं फोर्स एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, इट इज डेल्टा टी। डेल्टा टी के लिए लगा टाइम। अब देखिए ए में जब हम फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, फोर्स लगाने का मेन वजह ये होती है, कारण समझ सकते हैं कि उसके हम मोमेंटम में चेंजेस लाना चाहते हैं। ठीक है ना? तो मान लीजिए डेल्टा पी ए इज द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन ए। डेल्टा पी हमारा क्या है? चेंज इन मोमेंटम इन ए। और डेल्टा पी भी क्या है हमारा? चेंज इन मोमेंटम इन बी। कितने टाइम में वो चीज चेंज, ये सारे चेंजेस आया है वो कितने टाइम में आया है? वो आया है डेल्टा टी टाइम में। तो हम रेट इन चेंज इन मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं? रेट इन चेंज इन मोमेंटम इन ए। ए में जो रेट इन चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अगर ये डेल्टा टी वेरी स्मॉल है, आप लोगों ने लिमिट में पढ़ा होगा कैलकुलस मेथड में, ठीक है ना? इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन यू कैन राइट इट dp बाय dt। क्योंकि p एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया? एक वेक्टर dp बाय dt। आखिरकार ये जो बताइए, क्योंकि a के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो a लगा देंगे यहां पर। अब ये सोचिए जो a में चेंजेस जो आया है वो किसने लगाया है? b ने लगाया है। फोर्स ऑन a ड्यू टू b। तो सेकंड लॉ क्या बोलता था हमें? सेकंड लॉ बोलता था फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट इन चेंज इन मोमेंटम। तो हम प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट को 1 लेते थे तो dp बाई dt आ जाता था। तो एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी के कारण क्या हो जाएगा? dp बाई dt हो जाएगा। ए ऑब्जेक्ट के लिए लिया तो ए हो जाएगा। सिमिलरली एफ बी ए क्या हो जाएगा हमारा? dp b बाय dt। अब आप थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां तक आपने देख लिया, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज कीजिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, दो आदमी है एक रूम में, ए और बी, ए और बी।
ए के पास टोटल है 100 रुपीज और बी के पास है 200 रुपीज। तो टोटल जो रुपीज है ए और बी को मिला के इसको हम लोग सिस्टम बोल देते हैं। यहां हमारे सिस्टम में कितना ऑब्जेक्ट है, ए और बी, 2 ऑब्जेक्ट है। उसी तरह यहां पर 2 लोग हैं, ए और बी। ए के पास 100 रुपीज है और बी के पास 200 रुपीज है। बी ने क्या किया, 100 को 50 रुपीज पास कर दिया। तो इसके पास दिखे तो कितने का चेंज आया, इसके पास कितने का चेंज आया, इसके पास चेंज आ गया 50 का, 150 हो गया इंक्रीज हो गया। और इसमें भी 50 का चेंज आया, ये भी 150 हो गया। समझिएगा, चेंजेस आया। लेकिन आप सिस्टम के लिए सोचिए, इनिशियली सिस्टम के पास टोटल कितना था, 200 प्लस 100 कितना था, 300। लेकिन जब इसने इसको पास कर दिया, अब सिस्टम के पास कितना बचा है, 150 प्लस 150 300। यानी कि वो आपस में इंटरचेंज हुआ रुपीज, लेकिन जो सिस्टम का है वो चेंज नहीं हुआ, टोटल जो था वो चेंज नहीं हुआ। या जब तक, और हम इसका बाहर से इसे दे देते, अगर हम बाहर से इसे 50 दे देते तब ये 150 होता और ये 200 होता, तो क्या होता, इसमें भी चेंजेस आता, इसमें भी चेंजेस आता और टोटल में भी चेंजेस आता। अगर बाहर से देते तब, अगर आपस में वो इंटरचेंज कर रहा है तो उसमें है कि जो हमारा चेंज इन, जो सिस्टम में जो चेंज इन मोमेंटम है वो कुछ नहीं है। समझिएगा इस बात को। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि चेंज इन मोमेंटम जो है ये आपस में एक दूसरे में जब फोर्स लगाया, एक दूसरे में मोमेंटम चेंज हो रहा है। लेकिन अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। इस कंडीशन में क्या होता है कि नेट चेंज, टोटल चेंज, इफ देयर इज नो फोर्स, इफ देयर इज नो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं, नो एक्सटर्नल फोर्स। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मतलब वो उनके आपस की बात हुई, उनके आपस की लड़ाई है, उनके आपस का आदान प्रदान है, ठीक है ना। तो बाहर से उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो नेट चेंज इन मोमेंटम, जैसे मैंने अभी दिखाया एग्जांपल से समझाया, तो नेट चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या, dpa बाय dt प्लस dpb बाय dt, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। यानी इस दोनों का भी क्या हो जाएगा, fab प्लस fba, ये भी किसके बराबर होगा, 0। तो fab किसके बराबर हो गया, माइनस fba। देखिए मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। अगर आप वेक्टर का साइन हटा देते हैं तो आप लिखिएगा fab बराबर है fba के। अगर वेक्टर आप हटा देते हैं, मैग्नीट्यूड से देखें तो वो दोनों इक्वल है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन को कंसीडर कीजिएगा तो डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब अगर आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दीवार भी आपके ऊपर उतना फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी एक्शन, अगर ये एक्शन है तो ये हमें क्या मिला, रिएक्शन मिला। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमारा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको देखने का, ये हमारा प्रूफ करने का भी एक तरीका था हमारे पास। अब हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हमें जानना जरूरी है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है मैं आपको दिखाता हूं अभी, ठीक है। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि कभी भी एक्शन और रिएक्शन अलग अलग नहीं हो सकता। यानी कि सिर्फ एक्शन रिएक्शन के बगैर नहीं हो सकता। आप फोर्स सपोज कीजिए, यहां पर कुछ नहीं है, वैक्यूम है, आप फोर्स लगाइए, किस पे लगाइएगा, फोर्स लगेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है तब उस पर आप फोर्स लगा सकते हैं। क्यों, तो आप फील कीजिए कुछ फोर्स आपके ऊपर भी लग रहा है। यानी एक्शन आप तभी लगेगा जब तक आपको रिएक्शन, आप आंख बंद कीजिए लगाइए, आपको फोर्स नहीं पता चल रहा है ना। लेकिन जब आप दीवार पे फोर्स लगाइएगा, आंख बंद करके भी लगाइए, तब बोलेगा हम फोर्स लगा रहे हैं। क्यों, आपको तभी फील होगा आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जब आपको वो रिएक्शन मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि बिना रिएक्शन के एक्शन अप्लाई नहीं होता है। नो एक्शन इज पॉसिबल विदाउट रिएक्शन। पहला क्या था हमारा, नो एक्शन अकर्स विदाउट रिएक्शन। नो एक्शन अकर्स विदाउट रिएक्शन। पहला पॉइंट क्या था हमारा, नो एक्शन अकर्स विदाउट रिएक्शन। ठीक है, दूसरा, तो इसी को आप कह सकते हैं, इसी को इंप्रूव करके लिख दिया हम लोगों ने, सिंगल फोर्स नेवर एग्जिस्ट। आप इस चीज को यूं समझ सकते हैं, आप इसे एक ही पॉइंट समझ सकते हैं इसको, सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद है कि इट ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। मतलब देखिए ये ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, तो ए ने जब बी के ऊपर लगाया, देखिएगा ए ने बी के ऊपर लगाया क्या, एफ बी ए, ये भी इसके ऊपर लगाएगा ना। तो ए बी के ऊपर लगा रहा है और बी ए के ऊपर लगा रहा है। ऐसा नहीं है कि ए भी बी के ऊपर लगा रहा है, बी भी अपने ऊपर ही लगा रहा है।
मतलब कहने का मतलब ये सिंगल बॉडी पर, एक ही बॉडी पर कभी एक्शन और रिएक्शन एक्ट नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन है ना, क्या होता है ये, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। या आप इसको ये भी कर सकते हैं कि कभी भी सिंगल बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, ये बातें हो गई। उसके बाद क्या बातें हमारे पास होती है कि नो एक्शन अकर्स विदाउट रिएक्शन, सिंगल, इसका मतलब होगा सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी एक्शन रिएक्शन को, एक्शन डज नॉट कैंसल द रिएक्शन, मतलब कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करता है। देखिए कैंसल कब होता है, इस ऑब्जेक्ट यहां पर देखिए, आपने फोर्स इसके ऊपर F1 लगाया, किसी ने F2 लगाया, तब एक दूसरे को ये कैंसल आउट करेगा। लेकिन जब आपने इसके ऊपर लगा दिया फोर्स, तो ये भी आपके ऊपर लगा रहा है ना, तो इसके ऊपर फोर्स लग ही रहा है, वो F1 है, तो इसने जब आपके ऊपर लगाया तो उससे इसको कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसको इफेक्ट सिर्फ F1 के कारण पड़ेगा, और F1 पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो जो F2 लगेगा, अगर ये फोर्स जो लगाएगा उसके कारण होगा। मतलब कि ऐसा कभी नहीं है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, एक दूसरे कैंसिल कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एक बॉडी पर कैंसिल कब होगा, जब एक ही, जितना पैसा आपने किसी से जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तब ना। आपने कमाया, किसी दूसरे ने खर्च किया, तो वो कभी, जैसे आपने क्या किया, सामान खरीदा, आपने दुकानदार को दिया, उसने सामान दिया, और इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, है ना। हाँ, क्या होता है, हम कमा के लाते हैं, हम ही खर्च कर देते हैं, तो हमारे पास जीरो हो जाता है। हमने क्या किया, उसको पैसा दिया, हमारे पास सामान भी तो आया। एक दूसरे को ये कभी भी कैंसिल नहीं करता। ध्यान रखिएगा कि फॉर एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल ईच अदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये जो अभी हम लोगों ने देखा, ये देखा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके लिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए। अब जो हम देखने जा रहे हैं, इसके कुछ एप्लीकेशन को देखते हैं, तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पर क्वेश्चंस आता है, ठीक है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन जो बनता है, इंपॉर्टेंट भी होता है हमारा, और न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इसी पॉइंट पर आता है, तो हम लोग कुछ देखने की कोशिश करते हैं, प्लीज देखिएगा। तो इसका जो पहला एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं कि बुक, व्हेन यू पुट अ बुक ऑन द टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल, दैट्स द एग्जाम, क्या कह सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कैसे समझने की कोशिश करते हैं, हमने एक टेबल लिया और उस पर एक किताब को या किसी बॉक्स को रख दिया। अब देखिए टेबल का जो ये फ्लोर है, इस पर मान लीजिए m है, ये जो वेट है जो mg के बराबर है, वो किधर एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट क्या चाहता है कि मैं नीचे मूव करूं, लेकिन ये टेबल का जो फ्लोर है ये भी क्या करता है, एक रिएक्शनल फोर्स, और वो चूंकि ये रुका हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, जो रिएक्शनल फोर्स हो जाता है वो mg के बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। थर्ड लॉ का इधर इसने एक्शन दिया, इसने रिएक्शन दिया, दोनों बराबर हो गया तो रुक गया। लेकिन अगर हो जाए, हम इस मास को इतना ज्यादा बढ़ा दें, हम इस मास को इतना ज्यादा बढ़ा दें, बढ़ाते 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 ये रिएक्शन देता जाएगा, एक समय ऐसा ये रिएक्शन ही ना दे पाए, ये रिएक्शन ना दे पाए, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा, mg की वैल्यू जब ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो बॉडी जो है नीचे एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करने लगेगा, तो नेट फोर्स इसके ऊपर लगेगा, देखिए इसके ऊपर क्या लग रहा है, mg, और रिएक्शनल फोर्स क्या लग रहा है, r। तो चूंकि बॉडी अब मूव नीचे करने लगेगा, तो कौन बड़ा हो गया, mg बड़ा हो गया, किससे, r से, तो इसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हो गया, तो इस पर जो नेट फोर्स लगा वो कितना लगा, m इंटू ए। फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स लगा इस पर m इंटू ए, और इसके हिसाब से निकाले तो mg नीचे और r ऊपर, तो नेट फोर्स कितना लगा, mg माइनस r, तो mg माइनस r किसके बराबर हो जाएगा, ma के बराबर हो जाता है। ये हमारा इक्वेशन बनेगी, इससे आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि अगर कोई ज्यादा है कोई कम है तो क्या एक्सेलरेशन वगैरह होगा, इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। फिलहाल समझना है, किसी ऑब्जेक्ट को हमने टेबल पे रखा है या किसी फ्लोर पे रखा है, तो वो वेट अपना जो है वो टेबल के ऊपर या फ्लोर के ऊपर लगाएगा, और सेम वो फ्लोर भी रिएक्शनल फोर्स लगाएगा, जो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, फिर ऐसा मत समझिएगा ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट लगा रहा है इस फ्लोर के ऊपर और फ्लोर लगा रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो दोनों जो फोर्स लग रहा है, एक्शन और रिएक्शन, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। ये पहला हमारा एप्लीकेशन था कि when we put a book or an object on the horizontal surface or horizontal table, ये पहला था हमारा। दूसरा था walking of man on horizontal ground। समझिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी बच्चों को रहता है, तो हो सके तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वॉकिंग ऑफ मैन, देखिए
अगर आप टहलते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, आप उस पर चल रहे हैं तो आप देखिएगा जब भी आप चलिएगा तो आप इस पैर से, है ना, आप पीछे की तरफ धक्का दीजिएगा और तब आगे बढ़िएगा। मतलब कहने का ये है कि जब आपका जो हमारा पैर होता है तो हम जो फोर्स लगाते हैं, ये हमारा मान लीजिए पैर है, और हम जो फोर्स लगाते हैं वो हमेशा इस तरफ लगाते हैं फोर्स। हम बिल्कुल यूं हॉरिजॉन्टली यूं नहीं लगाते हैं। हम जब भी फोर्स लगाते हैं तो ऐसे फोर्स नहीं लगाते, हम किधर लगाते हैं, किसी एंगल पे फोर्स लगाते हैं। मान लीजिए वो एंगल है हमारा थीटा। जब आप एक्शन दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, तो आपने जो है रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारा रिएक्शन है इसका दो कंपोनेंट, एक हो गया आर कॉस थीटा जो कि एंगल थीटा है, और इसका वर्टिकली ये हो गया क्या, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा क्या करता है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका अपना वेट है कि नहीं है, तो आर कॉस साइन थीटा, आर साइन थीटा क्या करता है, वेट को बैलेंस करता है। आर साइन थीटा किसको बैलेंस करता है, वेट को। यह ऊपर नीचे नहीं करेगा, फ्लोर पे रहेगा, ग्राउंड पे एक जगह पर रहेगा। लेकिन आर कॉस थीटा क्या करता है, आर कॉस थीटा इस चीज को आगे बढ़ाता है। मतलब हम जो फोर्स लगाते हैं तो हम जितना फोर्स लगाते हैं उससे उसका आर कॉस थीटा, जितना हम फोर्स लगाते हैं, यानी आप फिलहाल इसको एफ कॉस थीटा भी कर सकते हैं। तो एफ कॉस थीटा जो है वो क्या होता है, हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जो हमें चलने के लिए करता है। यानी हम फोर्स ज्यादा लगाते हैं लेकिन चलने का जो कारण होता है वो एफ कॉस थीटा कम होता है, क्योंकि कुछ हमारा जो है फोर्स वो हमारे वेट को बैलेंस करने में भी खर्च हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप हैवी हैं तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसलिए आप हैवी आदमी को देखिएगा कि वो जल्दी थक जाता है चलते चलते, है ना। ये कारण ये भी है क्योंकि उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है रिएक्शन मूव करने के लिए, है ना, और उसको बैलेंस भी करने के लिए। बैलेंस क्या, बैलेंस भी करेगा, कुछ जो हमारा फोर्स किसमें वेस्ट हो गया, उसको बैलेंस करने में, और ज्यादा वेट होगा तो उसको ज्यादा फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। आर साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी इस कंडीशन में, ज्यादा का तो फोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, और फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो वेट को मेंटेन करने के लिए फोर्स ज्यादा हमें लगाना पड़ेगा, तो हम जल्दी थकेंगे, है ना। ये हमारा एक था, जब हम वॉक करते हैं तो थर्ड लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है। और इसी से मैं मिलता जुलता एग्जांपल देता हूं कि इट इज टफ टू वॉक ऑन अ स्लिपरी रोड। अगर आप किसी स्लिपरी रोड पे चलते हैं तो चलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है, देखिएगा जब स्लिपरी रोड पे हम चलते हैं तो यहां पर देखिएगा थोड़ा सा हमें ये जो पैर रख रहे हैं, तो पैर हम मूव करा रहे हैं, थोड़ा सा ये पैर क्या चाहता है, मैं स्लिप करूं। देखिएगा आप सरफेस पे चलिएगा वो स्लिप करेगा, तो उसे कौन बैलेंस करके रखता है, फ्रिक्शनल फोर्स। उसे कौन रखता है, फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन अगर इसी कंडीशन में, तो जब सरफेस क्या हो जाता है, जब सरफेस स्मूथ हो जाता है उस कंडीशन में क्या होता है कि आर कॉस थीटा जो है, जो आर कॉस थीटा चाहिए, जितना आपके बॉडी को आर कॉस थीटा चाहिए उतना आपको नहीं मिल पाता है। जिसके कारण क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कम है, तो कुछ आर कॉस थीटा हमारा जो है आर कॉस थीटा को वो बैलेंस नहीं कर पाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम होने के कारण। जिसके कारण क्या होता है, हम पीछे की तरफ स्लिप कर जाते हैं। ये हमारा था दो एप्लीकेशन हमने बताया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। तो अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देख सकते हैं कि हॉट स्टार्ट प्रॉब्लम को देखेंगे, सेकंड लॉ इज द रियल लॉ, और अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी देखिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।